ऑर्गेनाइज करने के पीछे जो हमारा मोटिव है, वो मोटिव ये है कि आपको हम कॉन्ट्रैक्ट को वेरियस मैथडोलॉजी से, या आप कह सकते हैं वेरियस डिफरेंट एक्ट से कनेक्ट करके पढ़ना सिखाएंगे, और आप एक इसको यूनिक तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, नो डाउट आप कहोगे मैम हमें कॉन्ट्रैक्ट के वेबिनार की क्या रिक्वायरमेंट है, हम अपने इंस्टीट्यूट में, हम अपने कॉलेज में पढ़ रहे हैं वेबिनार, हमें क्या ज़रूरत है। तो स्टूडेंट, हमारा इस वेबिनार का केवल एक ही पर्पज़ है कि आज आप एक कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पढ़ें। जैसा कि आप सभी के सामने मैंने एक स्लाइड ओपन करी है, इस स्लाइड से केवल आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि आज की इस वेबिनार में हम क्या समझेंगे। एक तो आप समझोगे कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, जो कि डिफाइन है सेक्शन नंबर 2H के अंदर। देन आप समझोगे व्हाट इज एग्रीमेंट विच इज डिफाइन इन सेक्शन 2E, व्हाट इज वॉइड एग्रीमेंट, व्हाट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, 2G एंड 2J भी आप समझ के जाएंगे साथ में, इनमें डिफरेंस क्या है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी सेक्शन 2I, एंड ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ सेक्शन 10 की कंडीशंस फुलफिल होती हैं। तो ये सब टॉपिक भी आप आज की क्लास में कनेक्ट करेंगे, पर इससे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे आपको पढ़ाना है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बिल्कुल डिफरेंट है। एक चीज और हम लोग यहाँ पे बताते हुए आपको चल रहे हैं कि आप सभी जानते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था टोटल 266 सेक्शंस में था, बट राइट नाउ इसमें जो सेक्शंस हैं केवल 1 से 75 हैं, जिसमें आप जनरल प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं। सेक्शन 76 से 124 तक जो सेक्शन थे आप लोगों के, सॉरी 123 तक, वो आपके रिपील कर दिए गए हैं। इसमें सेल्स ऑफ गुड्स की प्रोविजन थे, बट जो ये सेल्स ऑफ गुड्स के प्रोविजन थे सेल्स को एक्सप्लेन करने में सफिशिएंट नहीं थे। यस मैम, प्लीज बताइए। रिक्वेस्ट है, स्क्रीन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप ये स्क्रीन क्योंकि शेयर है ना, तो आपका बैकग्राउंड हमें नहीं दिख रहा है ठीक से। अनशेयर करना है स्क्रीन। स्क्रीन खाली आप जो कर रहे हो करने दो, स्क्रीन जो शेयर किया हुआ है ना, इफ यू कैन अनशेयर दैट, तो हमें आपका बैकग्राउंड फिर से दिखेगा। जस्ट अ मिनट। अभी आपको मैं विजिबल हो रही हूँ मैम, और आपको मैं विजिबल हूँ, पर जो मेरा बैकग्राउंड है वो विजिबल नहीं है, राइट? छोटा हो जाता है बिकॉज़ आपने स्क्रीन शेयर किया हुआ है। ओके, मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ, तो मैं अपने आप को अनविजिबल कर लेती हूँ, राइट? आप यही चाह रहे हो ना मुझसे? somebody has shared this screen here, जिसमें लिखा हुआ नेचर एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपको ये स्क्रीन क्लोज करवानी है? आपको ये स्क्रीन विजिबल चाहिए या ये स्क्रीन मैम क्लोज चाहिए? मैम आपका स्क्रीन विजिबल चाहिए, ये जो शेयरिंग है जिसने भी डाला। अच्छा, ये आपको ये स्क्रीन नहीं चाहिए? ये स्क्रीन नहीं चाहिए ना मैम? जो ये मैम सॉरी टू मैम सॉरी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। इसमें दो चीजें विजिबल हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो बैकग्राउंड है जिसमें नेचर एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, एक तो ये स्क्रीन विजिबल है, एंड सेकंड मैं विजिबल हो रही हूँ। आप इसमें से क्या ऑफ करवाना चाहते हो, बस ये बताइए। ये दोनों चीजें ठीक है मैम। ओके, थर्ड थिंग, किसी ने स्क्रीन शेयर किया हुआ है। अच्छा ठीक है, वो मैं समझ गई, वो मुझे विजिबल नहीं हो रहा है, वो मैनेजमेंट को मैं बोलती हूँ, है ना? ओके, मैं समझ गई आपका पॉइंट। ठीक है, जस्ट अ मिनट। वो कौन सी स्क्रीन ना ऑफ करने के लिए कह रहे हैं? एक और कोई स्क्रीन ऑन है वहां पे, वो कह रहे हैं मेरे को विजिबल चाहिए, और वो नोट्स, उनके अलावा उन्हें कुछ और भी दिख रहा है, कह रहे हैं। कौन सी स्क्रीन और वहाँ पे मैम जो है वो चाह रही कि वो और स्क्रीन जो है ना, कोई स्क्रीन शेयर किया हुआ है, वो स्क्रीन शेयर कह रहे हैं ऑफ कर दो। आपने किसी को स्क्रीन शेयर किया है? देखो, कितना मैम को किया था स्क्रीन शेयर? यार उनको ये विजिबल हो रहा है, पहले उनका मैटर समझो, अच्छा नहीं लगता। ओके मैम, थैंक यू। चलिए कंटिन्यू करते हैं, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं।
जैसे कि स्टूडेंट हम लोग वापस से टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता रही थी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग सेक्शन 2H, 2E, 2G, 2J, सेक्शन 10 इनको तो कवर करेंगे ही ब्रीफ में, पर साथ में हमारी जो इस वेबिनार का अल्टीमेट पर्पज है, हम कॉन्ट्रैक्ट को वेरियस एक्ट के साथ एक डिफरेंट मेथडोलॉजी से पढ़ना सिखाएंगे। नाउ टॉपिक पे आते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जिस समय हमारा कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हुआ था तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था टोटल 266 सेक्शंस में था, जिसमें राइट नाउ करंट अगर हम बात करें तो सेक्शन 1 से 75 जनरल प्रिंसिपल है, आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेक्शन 124 से 238 में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो क्या क्या चीजें यहाँ से रिपेल कर दी गई हैं। सेक्शन 76 से 123 में जो सेल्स ऑफ गुड्स के प्रोविजन थे वो रिपेल कर दिए गए हैं। सेक्शन 239 से 266 में जो पार्टनरशिप के प्रोविजन थे वो रिपेल कर दिए। स्टूडेंट के मन में फॉरेन क्वेश्चन रेज हो जाता है, वाई मैम? ये वाई हमारे साथ शेडो की तरह चलता है, क्योंकि ये जो सेक्शंस थे ये सेल्स ऑफ गुड्स के प्रोविजन को कंप्लीटली डिफाइन करने में सफिशिएंट नहीं थे। दैट्स द रीजन अब ये जो सेक्शन है यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इनमें जो प्रोविजंस लिखे हुए थे वो प्रोविजन अपार्ट फ्रॉम जिन प्रोविजंस की हमें और ज़रूरत थी, एक सेपरेट एक्ट आया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो कि एप्लीकेबल होता है केवल आपका मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। वहां पर अब हमारे इससे रिलेटेड सारे प्रोविजन शिफ्ट हो गए हैं। सेम चीज 239 से 266 में चैप्टर नंबर 11 के अंदर पार्टनरशिप के प्रोविजन कंटेन थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बट ये 239 से 266 तक के जो प्रोविजन थे स्टूडेंट, ये भी पार्टनरशिप को कंप्लीटली डिफाइन करने में सफिशिएंट नहीं थे। यहाँ पे मेजर जो ड्रॉबैक था, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर नहीं बताया गया। आप कहेंगे मैम रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर तो मैंडेटरी नहीं है पार्टनरशिप फर्म का। एब्सोल्युटली यू आर राइट, बट इनडायरेक्टली अगर हम फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो वेरियस डिसेबिलिटीज को फेस करते हैं। इसी वजह से हमारे पास जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आया, वहां पे पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर एक्सप्लेन किया गया इन सेक्शन 58 एंड 59 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको ब्रीफ में बताया कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज जनरल प्रिंसिपल एंड द सेकेंड वन इज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, और ये सेक्शन राइट नाउ एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। 124 से 238 में आप स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में इंडेमिनिटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, गारंटी, ये 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। तो चलिए हम ज्यादा टाइम आपका किल नहीं करते हैं, कुछ यूनिक तरीके से ही इसे डायरेक्ट पढ़ते हैं। मेरा आप सबसे क्वेश्चन है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन सिंपल लैंग्वेज में, मेरे पास अपनी एक क्या है, शॉप है, दुकान। ठीक है, मैं वो दुकान जस्ट अभी क्लास में आप लोगों को ऑफर दे रही हूँ। आपकी क्लास में एक स्टूडेंट का नाम है ए। ठीक है, मैंने ए को ऑफर दिया कि भाई क्या तुम मेरी शॉप परचेज करना चाहते हो। मैंने जो ऑफर दिया ये एक स्पेसिफिक ऑफर है। स्पेसिफिक ऑफर केवल वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसके लिए वो ऑफर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे किसने ऑफर दिया, ध्यान से देखना, मैं इसको बिल्कुल यूनिक तरीके से पढ़ा रही हूँ। रजिस्ट्रेशन एक्ट से कनेक्ट करते हुए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से कनेक्ट करते हुए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से कनेक्ट करते हुए, सोगा से कनेक्ट करते हुए, वेरियस टाइप्स के एक्ट से कनेक्ट करते हुए बता रही हूँ। तो यहाँ पर एक ऑफर दिया गया, किसने ऑफर दिया, मैंने नाम भी लिख दिया यहाँ पे, जॉन ने। जॉन ने जो ऑफर दिया वो ऑफर किसको दिया, टीचर को एक ऑफर दिया कि वो उसे 1 CR में एक अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचना चाहता है। वन हु गिव्स ऑफर इज नोन एज ए ऑफरर, और जिसे ऑफर दिया जाता है इज नोन एज ए ऑफर। एज यू नो दिस इज अ स्पेसिफिक ऑफर, क्योंकि ये जो ऑफर है केवल कौन एक्सेप्ट कर सकता है, पीटर ही एक्सेप्ट कर सकता है। ऑफर कब दिया गया, 26 अप्रैल को ऑफर दिया गया। कैसे दिया जा रहा है, फोन पर ये ऑफर दिया जा रहा है। फिर यहाँ पे नेचुरल सी बात है, फोन किया गया है तो पीटर भी क्या पिक करेगा, फोन ही पिक कर रहा है। 26 अप्रैल को सेम टाइम पे पिक कर रहा है वो, 26 अप्रैल को ही फोन पे ही उसने एक्सेप्टेंस दे दी है। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन आया, आप लोग जब पढ़ते हो सेक्शन 2E तो उसमें पढ़ते हैं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इक्वल टू एग्रीमेंट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इक्वल टू एग्रीमेंट, ये चीज हम पढ़ते हैं कहाँ पे स्टूडेंट, सेक्शन 2E के अंदर। कहाँ पे पढ़ते हैं, 2E में
पढ़ते हैं, क्योंकि सेक्शन 25 कहता है विदाउट कंसिडरेशन जो एग्रीमेंट है वो वॉइड होता है एक्सेप्ट एक्सेप्शन। और एक और बात, तरसम सिंह वर्सेस सुखमिंदर सिंह, तरसम सिंह वर्सेस सुखमिंदर सिंह के सुप्रीम कोर्ट के इस लैंडमार्क जजमेंट में बड़ा ही क्लियर किया गया था कि हम एग्रीमेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कैसा भी कर सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी कि एग्रीमेंट ऑलवेज इन एक्सप्रेस में हो या इम्प्लाइड में हो, जब तक कि कोई और अदर एक्ट या लॉ ना कहे। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बना स्टूडेंट, कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट बना, एक्सप्रेस के दो पार्ट होते हैं, वर्बल और रिटन, तो ये वर्बल कॉन्ट्रैक्ट बना। कोई बात नहीं, मेरा आपसे सवाल है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट गुड इन सब्सटेंस है? स्टूडेंट ने मुझे रिप्लाई करा, यस मैम दिस कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस। हाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस मैम? बिकॉज यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो भी वॉलेंट्री है, दोनों पार्टीज की कंसेंट भी फ्री है, ऑफर की कंसेंट भी फ्री जा रही है एंड ऑफर की कंसेंट भी फ्री जा रही है। किसी प्रकार का कोई भी कोरिजन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक कुछ भी नहीं है। पर स्टूडेंट आपको पता है ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। मैंने इन्फोर्सेबल नहीं बोला है, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा है। क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सेबल कहलाएगा? बिकॉज इसमें कुछ लॉ की टेक्निकल डिफिशियंसीज रह गई हैं। कैसी डिफिशियंसीज रह गई हैं मैम? देखो, जब हम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 पढ़ते हैं तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन नंबर 17 के सबसेक्शन 1 के अंदर बताया गया है क्लॉज बी में कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सेक्शन 49 आपके पास उसका कोई एविडेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कौन परचेज कर रहा है? पीटर परचेज कर रहा है। अब अगर इस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाएगा तो पीटर के पास कोई एविडेंस नहीं है कि ये जो घर है ये घर पीटर का है। तो अब हम रजिस्ट्रेशन किसका कराएंगे भाई? अगर बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट ओरल था, तो दोनों पार्टी सब रजिस्ट्रार के पास पहुंची। कौन कौन पहुंचा? जॉन भी पहुंच रहा है और पीटर भी पहुंच रहा है। किसके पास पहुंच रहा है? सब रजिस्ट्रार के पास। जहां पे वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है उस एरिया के सब रजिस्ट्रार के पास जाके हम प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ये बात रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन नंबर 28 के अंदर कही गई है। अब जब दोनों लोग सब रजिस्ट्रार के पास पहुंच गए, पीटर और जॉन, तो सब रजिस्ट्रार साहब ने पूछा कि बताइए आपको हमसे क्या काम है? तो पीटर ने बोला कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना है अपने नाम पे। तो सब रजिस्ट्रार साहब ने कहा लाइए डॉक्यूमेंट दीजिए। तो अब यहाँ पे जो पीटर और जॉन एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि उन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा किया था? वर्बल। तो अब किस चीज का वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे? ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या सब रजिस्ट्रार यहाँ पे स्टाम्प लगा देगा? यहाँ पे स्टाम्प लगा देगा क्या भाई ये प्रॉपर्टी पीटर की है, जिसने किसने बेची है? जॉन ने बेची है। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यानी कि जो वर्बल कॉन्ट्रैक्ट है उन्हें उसे राइटिंग में रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, और तब जाकर के आप उसे रजिस्टर्ड कराएंगे और वो बनेगी आपकी सेल डीड। और जब वो रजिस्टर्ड हो जाती है तो वो नहीं कहलाएगी टाइटल डीड। किसके नाम पर कहलाएगी? फिर वो पीटर के नाम पर कहलाएगी। अब पीटर के पास एविडेंस है कि वो जो घर है, टाइटल डीड वो शो कर सकता है, जो डॉक्यूमेंट उसने रजिस्टर्ड कराए थे कि ये भाई मेरा घर है और इस घर में मेरी परमिशन के बिना कोई नहीं आ सकता है। मैं पीटर का घर बेचने के लिए निकली। ठीक है, किसको बेच रही हूं मैं पीटर का घर? मोहन को। क्या मैं राइटफुल ओनर हूं उस प्रॉपर्टी की? मैं राइटफुल ओनर नहीं हूं। मोहन को डाउट हुआ मेरे ऊपर कि भाई मैं ओरिजिनल सेलर नहीं हूं। तो यहाँ पर मोहन जाकर के सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में चेक कर सकता है कि हु इज द राइटफुल ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड किए गए थे उसके कंटेंट कॉपी कर लिए जाते हैं बुक्स में जो सब रजिस्ट्रार मेंटेन करता है। मोहन को पता चला कि भाई ये प्रॉपर्टी का राइटफुल ओनर कौन है? पीटर है, ना कि मैं हूं।
तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन से बच जाते हैं। तो इस वजह से लॉ ने मैंडेटरी किया हुआ है कि जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। अब अगर यहाँ पे पीटर और जॉन के बीच में जो ओरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये ओरल कॉन्ट्रैक्ट कैसा था भाई? गुड इन सब्सटेंस, अच्छा था, क्योंकि जो जॉन है प्रॉमिसर है, वो अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, पीटर अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी खरीद रहा है। पर कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? ओरल है। उसे राइटिंग में क्यों लेकर के आए स्टूडेंट? मैंने आपको बताया ताकि फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस को प्रिवेंट किया जा सके। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ ही रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 17 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी और साथ ही सेक्शन 49 को कनेक्ट करके बताया और लॉजिकली आपको समझाया कि भाई क्यों जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हैं ओरल, उन्हें राइटिंग में लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम उसको रजिस्टर्ड कराते हैं। रजिस्टर्ड इसलिए कराते हैं ताकि कोई भी हमारे साथ हमारी प्रॉपर्टी के साथ फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन ना कर पाए। ठीक है, यहाँ पे जो मोहन है उसने जाके चेक कर लिया कि राइटफुल ओनर कौन था, पीटर, ना कि मैं। नेक्स्ट, तो ये पढ़ा हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ। अब इसी में आगे देखो, और अब मैं इसे कनेक्ट कर रही हूँ किसके साथ? लिमिटेशन एक्ट के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग साथ में, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो जॉन प्लस पीटर ने जो यहाँ पे इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था स्टूडेंट, कौन सा बना था? यहाँ लिखा हुआ है मैंने, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बना था। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बना था? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बना था। एक्सप्रेस में भी दो तरीके के होते हैं, बाय वर्ड और बाय रिटर्न। तो ये कौन सा बना था? यहाँ पे बाय वर्ड वाला बना था। ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा अनइनफोर्सेबल कहला रहा है। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट गुड इन सब्सटेंस होते हैं, बट इसमें जो लीगल फॉर्मेलिटीज जब तक फुलफिल नहीं होगी तब तक ये इनफोर्सेबल नहीं है। कैसे रहेंगे? अनइनफोर्सेबल। जैसे ही लीगल फॉर्मेलिटीज जो भी हैं फुलफिल हो जाएंगी, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी के अकॉर्डिंग उसको राइटिंग में लाना है और 49 के अकॉर्डिंग उसे रजिस्टर्ड कराना है, तो फिर ये इनफोर्सेबल माना जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मैंने यहाँ लिखा भी है बड़ा ही क्लियरली कि सेक्शन 17 इन द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, यही जो मैंने पढ़ाया था इसके नोट्स हैं ये। क्या लिखा है? फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, किस चीज का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं हम लोग? डॉक्यूमेंट्स का। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी रजिस्टर्ड। कौन से सेक्शन वाले? सेक्शन 17 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी वाले हम लोग रजिस्टर्ड करा रहे हैं। ठीक है, मैंने ये वाला टॉपिक समझाया था आप लोगों को। यहाँ पे बड़ा ही क्लियर लिखा है सेक्शन 49 ऑफ द सेम एक्ट। 49 जो सेक्शन है सेम एक्ट का प्रोवाइड करता है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड है बाय सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, उसका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। अगर हम उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो फिर हमारे पास उसका कोई एविडेंस नहीं आएगा। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 2। सेम एग्जाम्पल को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ध्यान से सुनना। जॉन क्या परचेज कर रहा? जॉन क्या बेच रहा है? प्रॉपर्टी बेच रहा है। किसको बेच रहा है? पीटर को बेच रहा है। कितने रुपए में बेच रहा है? 1 CR में। अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ा था रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ पूरा कनेक्ट करके। अब एग्जाम्पल नंबर 2 को हम एग्जाम्पल 1 के साथ कनेक्ट करेंगे और साथ ही हम लोग कनेक्ट करेंगे उसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी, और कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ ही रहे हैं। तो देखो, जो यहाँ पे पीटर है, यहाँ पे कौन स्टूडेंट? जो पीटर है वो अपनी प्रॉपर्टी किसको बेच रहा था? जॉन को बेच रहा था। ठीक है, पीटर ने ऑफर दिया हुआ था, जॉन ने उसकी क्या करी थी? एक्सेप्टेंस करी थी एग्जाम्पल में। अब यहाँ पे जो पीटर है, ध्यान से एग्जाम्पल में, सॉरी एक बार मैं नाम देख रही हूँ वापस से, कौन से नाम लेके चले थे हम? एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, ताकि नाम सेम रहे ना, हमारे नाम्स में चेंज कोई भी ना आए। जॉन और पीटर ही लेकर चले थे हम लोग। ठीक है, जॉन को ऑफर बनाया था एंड पीटर को ऑफरी बनाया था, ध्यान रखना। अब हम सेम एग्जाम्पल रखेंगे। पीटर को हम लोगों ने क्या बनाया था? ऑफरी बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पे पीटर को मैंने क्या लिखा हुआ है?
ऑफरर लिखा हुआ है एंड जॉन को मैंने क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर लिखा हुआ और एक्सेप्टेंस लिखा हुआ है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, ध्यान से सुनना। जॉन को मैं जॉनी कर दे रही हूँ, नाम थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ यहाँ पे। पीटर ने ऑफर दिया, जो पीटर किससे प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, जॉन से प्रॉपर्टी परचेज कर रहा था। उसी पीटर ने ऑफर दिया जॉनी को कि भाई क्या तुम मुझे 1,00,000 रुपए प्रोवाइड कर दोगे, क्योंकि पीटर के पास वो प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट नहीं था। तो यहाँ पे ऑफर किसने दिया, पीटर ने दिया। किसको दिया, जॉनी को दिया। ठीक है, जॉनी ने उसकी एक्सेप्टेंस कर ली और अब जॉनी यहाँ पे क्रेडिटर कहला रहा है एंड पीटर यहाँ पे डेटर कहला रहा है। 1,00,000 रुपए अब ये किसको दे रहा है, पीटर को दे रहा है। जॉनी ने पीटर के सामने कहा कि भाई मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए तो दे दूंगा क्योंकि तुम प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हो, पर मेरे 1,00,000 रुपए वापस आएंगे, इस बात की क्या सिक्योरिटी है। तो इसके लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन नंबर यहाँ पे हम 4 यूज कर रहे हैं। एक प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट कराया जा रहा है। क्या चीज एग्जीक्यूट कराया जा रहा है, एक प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया जा रहा है इन फेवर ऑफ जॉन के फेवर में। हमने क्या नाम कर दिया था उसका, जॉनी। यहाँ पे जॉनी के फेवर में एग्जीक्यूट किया जा रहा है। एग्जीक्यूट करने वाला कौन है, बाई पीटर। पीटर के द्वारा उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। प्रोमिसरी नोट ऑलवेज वही लिखता है जो पैसे उधार ले रहा होता है। तो प्रोमिसरी नोट कौन बनाएगा, वन हु इज द डेटर। डेटर कौन है यहाँ पे, जो पैसे उधार ले रहा है। कौन ले रहा है पैसा यहाँ पर उधार, स्टूडेंट, पीटर ले रहा है। क्यों ले रहा है, क्योंकि पीटर एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की खरीद रहा है। किससे खरीद रहा है प्रॉपर्टी, वो जॉन से परचेज कर रहा है। और पीटर लोन किससे मांग रहा है, जॉनी से लोन मांग रहा है। तो पीटर ने यहाँ पे प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट करा, किसके फेवर में एग्जीक्यूट करा, जॉनी के फेवर में, डेटर। पीटर लिख रहा है कि मैं 1,00,000 रुपए इस डेट पर क्या कर रहा हूं, क्रेडिट ले रहा हूं। किससे ले रहा हूं, जॉनी से ले रहा हूं, जिसे 1 मंथ बाद विद इंटरेस्ट वापस करने का प्रॉमिस करता हूं। और साइन करके ये प्रोमिसरी नोट वो किसके हैंडओवर कर देगा, जॉनी के हैंडओवर कर देगा। तो अब जॉनी के पास एक एविडेंस क्रिएट हो गया जिस पर उस प्रोमिसरी नोट पर किसके सिग्नेचर है, पीटर के। उस सिग्नेचर के थ्रू एक्सेप्टेंस कर रहा है, मान रहा है कि जॉनी ने मुझे 1 मंथ के लिए 1,00,000 रुपए उधार दिए 5% इंटरेस्ट रेट पे, जिसे पीटर 1 महीने बाद विद इंटरेस्ट वापस करने का प्रॉमिस करता है। नाउ अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। हम एक डेट ले लेते हैं यहाँ पे ताकि अब हम आगे इसे वापस कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही कनेक्ट करते रहें। ठीक है, एक डेट ली, 10 मई को ये मान के चलते हैं लोन वापस करना था। कौन वापस करेगा 10 मई को लोन, पीटर वापस करेगा। किसको करेगा, जॉनी को करेगा। तो 10 मई हमारी क्या हो गई स्टूडेंट, ये हमारी ड्यू डेट हो गई। ये हमारी क्या हो गई स्टूडेंट, ड्यू डेट हो गई। अब क्या हुआ, कंटिन्यू आगे। 10 मई की डेट आ गई, ध्यान से सुनिएगा। 10 मई की डेट आ चुकी है। हम लोग कौन सी डेट लेके चल रहे थे, 10 मई की डेट लेके चल रहे थे। 10 मई हमारी ड्यू डेट थी। 10 मई पे पेमेंट कौन वापस करेगा, पेमेंट वापस करेगा डेटर। कौन था डेटर, पीटर। किसको वापस करेगा, क्रेडिटर को वापस करेगा। अगर क्रेडिटर को वापस नहीं कर पाता है तो क्रेडिटर के पास राइट आते हैं 11 मई से, जिस दिन ड्यू डेट है उस दिन को हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, उसकी जो नेक्स्ट डेट है उस डेट से विद इन 3 ईयर के अंदर सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है क्रेडिटर किसके ऊपर, डेटर पे। अगर किसी भी रीजन से जो कि सफिशिएंट कॉज की कैटेगरी में नहीं आता अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट सेक्शन नंबर 5, किसी भी रीजन से अगर यहाँ पे क्रेडिटर डेटर पे सूट नहीं कर पाया, जो सफिशिएंट कॉज में भी नहीं आ रहा है, तो अब लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 3, लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 3 जनरल रूल एक प्रिस्क्राइब करता है। क्या जनरल रूल प्रिस्क्राइब करता है कि अब कौन बार कर दिया गया है, क्रेडिटर को बार कर दिया गया है कि वो सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता है, ना कोई अपील ना एप्लीकेशन, बिकॉज जो टाइम पीरियड प्रोवाइड किया गया था उसी टाइम पीरियड में हम सूट
इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, उसी टाइम पीरियड में अपील सबमिट कर सकते हैं जो टाइम पीरियड लिमिटेशन एक्ट में दिया गया है। अगर हमने उस टाइम पीरियड में कोई सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया है डेटर पे क्रेडिटर ने, तो फिर अब उसका सूट इंस्टीट्यूट करने का जो राइट है वो खत्म हो गया, बार हो गया। लेकिन मेरा एक सबसे क्वेश्चन है आप सबसे कि यहाँ पर क्रेडिटर ने पैसे तो दिए थे ना डेटर को, और हम मानते हैं क्रेडिटर ने पैसा नहीं लिया वापस, ना ही सूट इंस्टीट्यूट किया, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा आ गया था और उसे 1,00,000 रुपए 1 रुपए के बराबर लगने लगा। लेकिन वक्त है, कभी अप और कभी डाउन, दोनों चलते रहते हैं। अब क्या हुआ स्टूडेंट, जो अप एंड डाउन चलते रहते थे यहाँ पर, अब बहुत समय बीत गया। मैं मानती हूँ क्रेडिटर ने सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया और सफिशिएंट कॉस्ट की कैटेगरी में भी नहीं आया। कब की बात आ गई, 2025 की बात आ गई है। 22, 23, 24 3 साल जा चुके हैं पूरे पूरे, ठीक है। 2025 की बात आ गई है, अप एंड डाउन चलने लगा, क्रेडिटर की फाइनेंशियल पोजीशन वीक हो गई। वो याद करने लगा कि मैंने किस किस को लोन दिया था। अब उसे 1-1 रुपए की वैल्यू समझ में आने लगी। उसे याद आया कि भाई मैंने डेटर को पैसे दिए हुए थे, किसको, यानी पीटर को, और उसने मुझे एक प्रॉमिसरी नोट भी लिखा था, राइट। अब क्या हुआ, जो क्रेडिटर है वो किसके पास पहुंचा स्टूडेंट, डेटर के पास पहुंचा और कहता है कि भाई तुम मेरा पैसा वापस कर दो। कब पहुंचा, 1 जनवरी 2025 को। कौन सी डेट पे पहुंच रहे वो, 1 जनवरी 2025 को। यहाँ पे जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर का नाम मैंने क्या लिया था स्टूडेंट, क्रेडिटर का नाम लिया था मैंने यहाँ पे जॉनी। जॉन तो बेटे वो था, वेरी गुड, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मतलब मैं आपको सुन पा रही हूँ, वेरी गुड बेटे। क्रेडिटर का नाम मैंने क्या लिया था बेटे, यहाँ पे जॉनी लिया था, ठीक है। तो क्रेडिटर किसके पास पहुंचा, 1 जनवरी 2025 को डेटर के पास पहुंचा। डेटर का नाम मैंने लिया था पीटर, क्योंकि पीटर ने ही पैसे उधार लिए थे 1,00,000, क्योंकि पीटर प्रॉपर्टी परचेज कर रहा था किससे, जॉन से। तो 3 है, जॉन, जॉनी और पीटर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जॉनी इसके पास पहुंच गया, उसने कहा भाई पीटर मेरे लिए 1,00,000 रुपए वापस कर दे, तेरा प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। अब यहाँ पे जो पीटर था उसे लॉ की कोई नॉलेज नहीं थी, और हम लोग पढ़ते हैं ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ कोई एक्सक्यूज नहीं है। हम लोग जब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर मिस्टेक के अंदर 22, 21 ये सब पढ़ते हैं, तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो इंडियन लॉ की मिस्टेक है उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ का कोई एक्सक्यूज नहीं है, और वो वैलिड माना जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से सुनना बात। तो यहाँ पे जॉनी ने पीटर को क्या बोला, भाई देख मेरे पैसे वापस कर दे 1,00,000 रुपए, अगर तुम मेरा, यहाँ पे ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बता रही हूँ, तुम मेरा पैसा वापस नहीं करोगे तो देखो मैं पुलिस के पास जाऊंगा। पुलिस के पास जाना कोई कोरिजन नहीं होता है, ठीक है। उसने यही तो कहा था कि भाई मैं पुलिस के पास जाऊंगा, उसने ये थोड़ी ना कहा था कि मैं तुम्हारे खिलाफ गुंडे बदमाश भेज दूंगा, तुम्हें जान से मार दूंगा, ये थोड़ी ना किया था उसने। तो पुलिस के पास जाने के लिए उसने कहा था, या कोर्ट में जाने के लिए कहा था। तो ये हमें देखने में, सुनने में तो लगते हैं क्या है, थ्रेटनिंग, पर ये थ्रेटनिंग नहीं है। अब क्या हुआ कि बेचारा जो पीटर था वो डर गया, पीटर जो था वो डर गया। पीटर ने कहा सुन भाई जॉनी, एक काम कर, मेरे पास तो यार मैं मानता हूं मैंने तुझे 1,00,000 रुपए दिए थे, पर मेरे पास पैसे नहीं है 1,00,000 रुपए, मैं 40,000 रुपए तुझे दे सकता हूं, तो मुझ पे किसी भी तरीके से विश्वास कर। अब यहाँ पे जॉनी को लगा कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ ही सही। जॉनी ने अच्छे से रियलाइज कर लिया था कि पीटर के पास सच में पैसा नहीं था। तो जॉनी ने पीटर को कहा, ध्यान से समझना बच्चों, जॉनी ने पीटर को कहा कि ठीक है तुम 40,000 के लिए प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट करके दे दो। तो 1 जनवरी 2025 को ही, 1 जनवरी 2025 को ही ये प्रॉमिसरी नोट किसने एग्जीक्यूट करा, बनाने वाला कौन था यहाँ पे, पीटर। ये पीटर के सिग्नेचर हैं। पीटर को हम यहाँ पे क्या बुलाएंगे स्टूडेंट, मेकर कह के बुलाएंगे। पीटर हमारे यहाँ पे क्या है, डेटर है। हम बात कर रहे हैं एनआईए के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन नंबर 4 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन सी डेट को बनाया, 1 जनवरी 2025। कितने अमाउंट के लिए बनाया, 40,000 रुपए के लिए बनाया, और कहा कि ये पेमेंट भाई मुझे थोड़ा टाइम तो दो ना,
तो उसने कहा कि ये पेमेंट मैं तुम्हें कर दूंगा 15 जनवरी को, 15 जनवरी को आकर के तुम मुझसे इसके पैसे ले जाना। कोई बात नहीं। अगले दिन ये प्रॉमिसरी नोट बन गया। अगले दिन पीटर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है। वहां पे पीटर का एक दोस्त था जो बाय प्रोफेशन एडवोकेट था। तो दोस्त आपस में बात कर ही रहे थे। तो पीटर ने सारी बात अपने दोस्त को बताई। अरे यार पीटर क्या बोला सुनना। पीटर बोला अरे यार वकील साहब, मेरे दोस्त, मैंने क्या एक समय ना पैसे लोन लिए हुए थे। किससे लिए हुए थे? बहुत पहले लिए थे, 5-6 साल पहले मैंने लोन लिया था जॉनी से 1 लाख रुपया। ठीक है, तब तो जॉनी ने मांगा नहीं, मैंने भी नहीं दिया। कौन जब मांगता ही नहीं तो कौन देता है पैसे। ऐसे वो बातें कर रहे थे हंसी मजाक में, है ना। और ना ही जॉनी ने मेरे पर कोई सूट इंस्टीट्यूट करा, पर पता नहीं कल कहाँ से वो प्रकट हो गया एकदम से और कहने लगा कि लो मेरे 1 लाख रुपए वापस करो, नहीं तो मैं पुलिस में जाऊंगा। मैं तो डर गया और मैंने ना फटाफट जल्दी से 40,000 का एक प्रॉमिसरी नोट बनाकर दे दिया। फिर उसके दोस्त जो वकील था उसने उसको एक लगाया। आई बात समझ में? उसने कहा अरे बेवकूफ, अगर तू प्रॉमिसरी नोट नहीं भी बनाता ना तो भी जो जॉनी था, जो क्रेडिटर था, तेरे खिलाफ पुलिस में नहीं जा सकता था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट सेक्शन नंबर 3 अब वहां पे उसका सूट इंस्टीट्यूट करने का राइट क्या था, बार हो गया। तो फिर फौरन पीटर बोला क्या करूं वकील साहब, जल्दी जल्दी बताओ मेरे दोस्त। तो उसने कहा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ का कोई एक्सक्यूज नहीं है और ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड माना जाएगा। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड है। आपको एक बात और बताऊं तो ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड है। अब तो बेचारा पीटर यहाँ पे अब 40,000 रुपए देगा। अगर अब पीटर 40,000 रुपए नहीं देता है तो कौन 15 जनवरी को कौन पहुंचा? 15 जनवरी को पहुंच गया फटाफट कौन? जॉनी, अपने पैसे लेने के लिए। तो अब अगर पीटर मना कर दे तो यहाँ पे 16 जनवरी से 3 साल काउंट कर लेना 2025 से। 16 जनवरी से 3 साल आप लोग काउंट करोगे। अब इन 3 साल के अंदर वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड माना जाएगा। लॉफुल डेप्ट के लिए लिखा गया था, वॉलेंट्री लिखा गया है और अब ये वैलिड माना जाएगा। तो 3 साल के अंदर उसका सूट इंस्टीट्यूट करने का राइट आ गया। पता है जब हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, आपने पढ़ा हुआ होगा सेक्शन 25 के साथ उसका सबसेक्शन नंबर 3। ठीक है, थोड़ी देर पहले जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी स्टूडेंट, तो क्लास स्टार्ट करते समय मैंने आप लोगों को बोला था एग्रीमेंट की डेफिनेशन विच इज डिफाइंड इन सेक्शन 2E। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बात करें, कॉम्प्लिकेटेड तो ऑलरेडी बेयर एक्ट में है आपके पास। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इक्वल टू एग्रीमेंट। तो इट मीन एग्रीमेंट में कंसिडरेशन का होना जरूरी है। और सेक्शन 25 कहता है कि जो बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट होते हैं वो वॉइड होते हैं। एंड साथ ही सेक्शन 23 भी हमें कहता है कि जो भी कंसिडरेशन हो वो लॉफुल भी होना चाहिए। अगर लॉफुल नहीं होता है सेक्शन 23 के अंदर ये सब भी बताया जाता है तो फिर वो इलीगल माना जाता है। ठीक है, तो बिना कंसिडरेशन के तो कोई एग्रीमेंट बने ही नहीं, वो सिंपली आपके प्रॉमिस रह जाएंगे। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 25 कहता है कि कंसिडरेशन का होना जरूरी है। पर साथ में सेक्शन 25 ही बच्चों, साथ में सेक्शन 25 ही आपको बताता है कि 25 के सबसेक्शन 1, 25 के सबसेक्शन 2, 25 के सबसेक्शन 3 एंड अदर एक्सेप्शंस भी है विच इज नॉट डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 25। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहां पे बिना कंसिडरेशन के बनाया गया एग्रीमेंट वैलिड माना जाता है। तो ये जो बना हमारा प्रॉमिसरी नोट के अंदर जो 40,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वैलिड माना जाएगा प्रॉमिसरी नोट। और ये बिना कंसिडरेशन के बन रहा है, विदाउट कंसिडरेशन। हाउ, कैसे मैम? भाई देखो ना, अगर हम लोग बात करें 4-5 साल पहले की, 4-5 साल पहले जब पीटर ने जॉन से पैसा मांगा था 1 लाख रुपए, तो पीटर ने जॉनी के लिए, मैं जॉन बोल गई थी सॉरी, पीटर ने जब जॉनी से पैसा मांगा था तो पीटर ने प्रॉमिसरी नोट बनाया था ना 1 लाख रुपए का। तो अब पीटर ने जो 1 लाख रुपए लिए थे ना, उसी 1 लाख में से वो 40,000 वापस कर रहा है। तो कोई नया कंसिडरेशन नहीं है, वही कंसिडरेशन जो ऑलरेडी टाइम बार हो चुका है
उसी के लिए ये नया प्रोमिसरी नोट बनाया जा रहा है बिना किसी कंसीडरेशन के लिए, और इसे वैलिड माना जाएगा और ये फॉल करेगा आपके सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 के अंदर। हम कह सकते हैं बिना किसी कंसीडरेशन के लिए, टाइम बार डेप्थ के लिए जो हम ये प्रोमिसरी नोट बना रहे हैं, दिस इज अ वैलिड प्रोमिसरी नोट। तो लिमिटेशन एक्ट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे आपने देखा कि मैंने क्या स्टार्ट किया था स्टूडेंट, मैंने आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बताना शुरू किया था। मैंने आपको 2H, 2E, 2G, 2J, सेक्शन 10 ये सब नहीं बताया, ये सब तो आप पढ़ते ही हो क्लास में, ठीक है। मेरा यहाँ पे क्लास लेने का पर्पस ये था कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट है वेरियस अदर एक्ट से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे देखा और समझा कि हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कैसे कनेक्ट करवाया, किससे। सबसे पहले मैंने रजिस्ट्रेशन एक्ट से कनेक्ट कराया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जब आप पढ़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ते हैं कि आप एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इम्प्लाइड भी कर सकते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट माने बाय वर्ड्स और बाय रिटन। मैंने बाय वर्ड्स यानी वर्बल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्रिएट करा, जिसमें मैंने आपको ना तो कोई कोरिजन, ना अंडर इन्फ्लुएंस, ना फ्रॉड, ना मिस्टेक, ना मिस रिप्रेजेंटेशन, कुछ भी नहीं था, ठीक है। किसने ऑफर दिया था यहाँ पर? जॉन ने ऑफर दिया था, ठीक है। किसने एक्सेप्टेंस करी थी? पीटर ने। एक स्पेसिफिक ऑफर हो गया था, ठीक है। वर्बल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था। तो जो कॉन्ट्रैक्ट गुड इन सब्सटेंस होते हैं वो अनइनफोर्सेबल होते हैं, क्योंकि उसमें लॉ की कुछ कमी रह गई थी। तरसम सिंह वर्सेस सुखमिंदर सिंह के केस लॉ में बोला था कि आप एग्रीमेंट कैसा भी कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इवन सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पैराग्राफ नंबर 2 जब आप पढ़ते हो, बेयर एक्ट की बात कर रही हूँ मैं स्टूडेंट, सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जब आप बेयर एक्ट में पढ़ते हो उसका पैराग्राफ नंबर 2, तो बड़े ही सिंपल मीनिंग वहां पे मैं बताऊं, सेक्शन 10 भी यही कह के चलता है, पैराग्राफ नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो वो ये कह के चलता है कि भाई आपकी मर्जी, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस करो चाहे इम्प्लाइड करो, लेकिन अगर कहीं और अदर लॉ बोलता है कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में लाना जरूरी है, तो मैं अपने आप को तब तक अनइनफोर्सेबल कर लूंगा, और जैसे ही आपने अदर लॉ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करा फिर मैं अनइनफोर्सेबल से इनफोर्सेबल हो जाऊंगा। तो स्टूडेंट, जो जॉन और पीटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का था। घर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के साथ कनेक्ट कराते हुए बताया था कि उसका रजिस्ट्रेशन करा लो। क्यों मैंने जरूरी बताया बच्चों? इसलिए बताया क्योंकि आप सबको पता है हमारी कंट्री में फ्रॉड का क्या स्टेटस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी जॉन ने बेची थी, किसको? पीटर को बेची थी। दोनों सब रजिस्ट्रार के पास जा रहे हैं, जहां पे वो घर लोकेटेड है उस एरिया के सब रजिस्ट्रार के पास जाएंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। तब सब रजिस्ट्रार कहेगा भाई मैं किस चीज को रजिस्टर करूं, क्या तुम्हारे चेहरे पे स्टैंप लगाऊं? मैंने समझाने के लिए ऐसे बोला, लाओ डॉक्यूमेंट दो जिसको मैं रजिस्टर्ड करूंगा। तो वर्बल का तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता ना। उन लोगों ने फिर डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड कराया, ठीक है। अब रजिस्टर्ड कराने के बाद जो बायर था स्टूडेंट, उसके पास एविडेंस आ गया। हुआ क्या? अब मैं जो पीटर की प्रॉपर्टी थी उसको बेचने जा रही थी, किसको? मोहन को। मोहन को मुझ पे डाउट हो गया, तो मोहन सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर के बुक्स चेक कर सकता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो किसको दे दिए जाएंगे? स्टाम्प लगा के रजिस्टर्ड करके किसको दे दिए जाएंगे? जो हमारा बायर था, जो हमारा पीटर था, पर उसके कंटेंट की तो कॉपी कर लेंगे ना वहां पे। तो मैं किसने जाकर, मोहन ने जाकर के जब उस बुक को चेक करा तो उसे तो पता चलो ओ माय गॉड मैं तो बच गया, इतना बड़ा फ्रॉड होने जा रहा था मेरे साथ। आई बात समझ में? इतना बड़ा फ्रॉड होने जा रहा था, फिर कोर्ट के चक्कर ही लगाते रहो, ठीक है। तो वो उसने बच गया। वो किसके कारण बचा? ना वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती, ना मेरे खिलाफ कोई इस तरीके के एविडेंस आते कि भाई मैं गलत ट्रांजेक्शन कर रही हूँ। तो पीटर ने अपने आप को इस तरीके से करके एक प्रोटेक्शन क्रिएट करी और एक जस्ट इन रेम का राइट क्रिएट करा। मैंने क्या वर्ड यूज करा जो आप कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं? जस्ट इन रेम। अब उस प्रॉपर्टी का मालिक पीटर है, पूरे वर्ल्ड में पीटर के अगेंस्ट उसकी प्रॉपर्टी में कोई एंटर नहीं कर सकता है, ना ही उसे बेच सकता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी किसकी है? पीटर की है। तो देखो मैंने कॉन्ट्रैक्ट को किससे कनेक्ट कराया? रजिस्ट्रेशन से कराया। फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट को ही किससे कनेक्ट कराया? लिमिटेशन से भी कनेक्ट कराया और निगोशिएबल से कनेक्ट कराया। कैसे कराया? कि पीटर को पैसे की जरूरत पड़ी, उसके पास 1 CR नहीं था, तो वो 1 लाख रुपए लेने के लिए जॉनी के पास गया, ठीक है। जॉनी कहता है मैं तुझे पैसे तो दे दूंगा, लेकिन मेरे पास क्या सबूत रहेगा कि तूने मेरा पैसा लिया है? तो एक काम कर पीटर, तू प्रोमिसरी नोट बना,
तो प्रोमिसरी नोट बना, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कौन सा सेक्शन ले आया हूं? 4। ठीक है, सेक्शन नंबर 4। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट किसने प्रोमिसरी नोट बनाया? प्रोमिसरी नोट वही बनाता है जो पैसा लेता है, डेटर। किसके लिए बनाया उसने? क्रेडिटर के लिए बनाया। वो लिख रहा है प्रोमिसरी नोट में कि इस डेट पे मैं 1,00,000 रुपए 5% इंटरेस्ट रेट से पैसा ले रहा हूँ क्रेडिटर से, जिसे इतने टाइम पे वापस करूंगा विद इंटरेस्ट के साथ। और साइन करके किसको दे देगा वो प्रोमिसरी नोट? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्रोमिसरी नोट, एज्यूम करके चलो, किसको दे देगा? क्रेडिटर को दे देगा। अब क्रेडिटर जो डेट लिखी है, अब मैं किससे कनेक्ट करवा रही हूँ? लिमिटेशन से। अब किससे कनेक्ट कर रहे हैं देखो हम लोग? लिमिटेशन से। अब जो डेट लिखी हुई है स्टूडेंट, उस डेट पर सपोज हम बात कर लेते हैं 1 फरवरी 2022 लिखा हुआ था। ठीक है, 1 फरवरी 2022 लिखा हुआ था। तो वहां पे कौन पहुंचा? अब पहुंच गया जॉनी क्रेडिटर अपना पैसा लेने। अगर पीटर पैसा नहीं देता है तो 2 फरवरी 2022 से विद इन 3 ईयर जॉनी पीटर पे सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, क्रेडिटर डेटर पे सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। लेकिन अगर उसने विद इन अ टाइम पीरियड सूट इंस्टीट्यूट नहीं करा, एक्सेप्ट एक्सेप्शंस, तो लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 3 कहता है कि क्रेडिटर का सूट इंस्टीट्यूट करने का राइट जो है वो बाहर हो गया है। लेकिन कोर्ट के बाहर वो पैसा मांग सकता है, ये बात लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन नंबर 3 में लिखी हुई है। एक और बात, अगर मान लो जो क्रेडिटर था जिस दिन वो पैसा लेने जा रहा था, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद वो कुछ समय के लिए याददाश्त उसकी चली जाती है, टेम्परेरी रूप से वो क्या हो गया? अनसाउंड माइंड। ठीक है, लुनेटिक पढ़ते हैं हम सेक्शन नंबर 12 के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बच्चों। तो टेम्परेरी रूप से वो क्या हो गया? लुनेटिक, अनसाउंड माइंड का हो गया। इडियट नहीं बोला मैंने। ठीक है, तो जब उसकी मेमोरी सही हो गई, उसे याद आया, और इस बात को 4 साल गुजर गए थे, कितना टाइम पीरियड खत्म हो गया था? 4 साल। तो एक सफिशिएंट कॉज बन गया, सफिशिएंट कॉज बन गया। वो कोर्ट में जाके बता सकता है कि भाई मैं इस ग्राउंड की वजह से पैसा नहीं क्लेम कर पाया था जो मैंने उधार दिया था। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है तो यहाँ पे अब क्रेडिटर 3 साल खत्म होने के बाद भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। तो ये तो हुआ सफिशिएंट कॉज, सेक्शन नंबर 5 लिमिटेशन एक्ट का। लेकिन 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 अगर मान लो जो क्रेडिटर था उसके एक फॉरेन कंट्री में बहुत अच्छी जॉब लग गई थी, फॉरेन कंट्री चला गया था, बहुत पैसा आ गया, 1,00,000 रुपए उसे 1 रुपए के बराबर लगने लगा, वो अपने बिजनेस में अपनी जॉब में बहुत ज्यादा बिजी हो गया था। राइट, उसे याद भी था पर उसने सोचा अरे यार कौन फोन करे, उसके पास फोन करने का भी टाइम नहीं था, मान के चल रहे हैं। ठीक है, और डेटर ने बिना मांगे पैसे दिए नहीं। ठीक है, और क्रेडिटर ने पैसा मांगा नहीं, ना क्रेडिटर के जो राइट्स थे उसने उसको इन्फोर्स कराया। अब क्या हुआ कि 3 साल बीत गए थे, 1 फरवरी 2022 ड्यू डेट थी ना, 3 साल गुजर गए। अब क्रेडिटर का सूट इंस्टीट्यूट करने का राइट जो था स्टूडेंट वो बाहर हो गया था। लेकिन वक्त है, अप एंड डाउन स्टूडेंट चलता रहता है। 2025 में क्रेडिटर के पास कुछ भी नहीं बचा और अब वो आ करके डेटर के पास जाता है, तो वो जा सकता है, बिल्कुल कोई मना नहीं किया गया है, वो रीजन नहीं कर सकता। उसने पुलिस में जाने की बात करी थी, उसने कोर्ट में जाने की बात करी थी, तभी तो कहते हैं लॉ की जानकारी रखो, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ का कोई एक्सक्यूज नहीं है। यहाँ पे पीटर को कोई नॉलेज नहीं थी और उसने इग्नोरेंस में जो 1,00,000 रुपए लिए थे, उसी 1,00,000 में से पार्शल अमाउंट 40,000 के लिए एक प्रोमिसरी नोट बना दिया बिना किसी नए कंसिडरेशन के, और ये वैलिड माना जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 सबसेक्शन नंबर 3। मुझे रिप्लाई करो इफ आई एम ऑडिबल, मुझे आप लोग रिप्लाई करो स्टूडेंट, जो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेशन के साथ, रजिस्ट्रेशन के साथ, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्ट करके पढ़ाया, आपको क्लियर है? स्टूडेंट मुझे रिप्लाई करो काइंडली, क्या ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर है? स्टूडेंट मैं सुन तो पा रही हूँ आपको, पर मैं क्लियरली नहीं सुन पा रही हूँ और चैट बॉक्स हमारा वर्क नहीं कर पा रहा है। स्टूडेंट मुझे काइंडली रिप्लाई करो बच्चों। देखो मेरा यहाँ पे पर्पस ये है कि आप लोग जो पढ़ रहे हो उसको एक डिफरेंट तरीके से पढ़ाया, बस मैंने आपको 2H 2E 2G 2J एक वैसे नहीं बताया जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट की जब बिगनिंग स्टार्ट होती है। तो मुझे प्लीज रिप्लाई करो, जो अभी हम लोगों ने सुना वो टॉपिक क्लियर है? अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछो, आप मुझे दोबारा बोलो ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी।
जहां तक या तो मुझे लग रहा है कोई टेक्निकल इशू है, क्योंकि बीच में तो एक स्टूडेंट ने रिप्लाई करा था। जहां तक मैं समझ पा रही हूँ कोई टेक्निकल इशू की वजह से मैं सुन नहीं पा रही हूँ किसी को भी। We can take the questions in the continuing lectures and you can conclude for now. चलिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ क्लास को आगे। ओके, ठीक है स्टूडेंट, हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। होप सो आप लोगों को जो लेक्चर मैंने एक यूनिक तरीके से बताया था आपको समझ में आया होगा और ये आपके लिए फ्रूटफुल भी रहेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वेबिनार एंड थैंक यू ऑल रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ अमिटी कॉलेज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड थैंक यू एवरीवन। We are finishing the session now. Thank you, everybody. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. And when the students, please remember tomorrow your class will be in I2G0. Okay,